Hello guys, how are you all? First of all, a very 78th Independence Day to all of you. आई होप आप सभी ने अपना इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया होगा और आप सभी को पता होगा कि इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। उस बात को ऑलमोस्ट 78 ईयर्स हो चुके हैं और हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ 78th इंडिपेंडेंस डे। सो आई होप आपको पता होगा किस तरीके से हमें ये आज़ादी मिली थी, किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स के थ्रू लाख्स ऑफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैन हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, सभी ने क्या किया है, अपनी कुर्बानी दी है और एट द एंड हमें 15 अगस्त 1947 में क्या मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है। तो आज जो हम इस चैन की सांस ले रहे हैं, इस फ्रीडम की सांस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए उन्हें याद करिए और उनके रिस्पेक्ट करिए और हमारी फ्रीडम जो है, जो हमें देखने को मिलती है, उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। ऑलराइट, तो चलिए हम बढ़ाते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे। और जैसा कि मैं बता दूं, आप सभी को पता भी होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसको यहाँ कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 14 चैप्टर देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने अराउंड 38 to 39 लेक्चर्स हैं लिए हुए हैं। सभी के सभी आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हैं। 1 to 14 चैप्टर्स को डिटेल में हमने डिस्कस किया है 7th एडिशंस यानी कि लेटेस्ट एडिशंस के साथ, न्यूज़ जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हुई है उसी के साथ। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर्स के अंदर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को। इसके अलावा प्रेजेंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो चैप्टर 15 का 1 लेक्चर हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसके अंदर हमने बात की थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वो डिवाइड करता है पावर को बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल पावर, बट जुडिशियल पावर का प्रॉपर डिवीज़न नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलती है। सबसे सुप्रीम है हाई सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर हमने बात की थी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को क्या है, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करके हमें पढ़ना है। फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेकंड थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, थर्ड थी फाइनेंशियल रिलेशंस। ये हमने बात की थी। इसके बाद हमने शुरुआत की थी लेजिस्लेटिव रिलेशंस के साथ। लेजिस्लेटिव रिलेशंस के प्रोविजंस देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थे, आर्टिकल 245 से लेकर 255 पार्ट 11 के अंदर, जिसके अंदर हमने बात की थी कि ब्रॉडली ये जो रिलेशंस हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट जो हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हमने बात की थी कि भाई सेंटर जो है वो होल कंट्रीज़ के लिए या होल टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस के लिए भी सेंटर यानी कि पार्लियामेंट ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट नहीं बना सकता। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर है वो विद इन द स्टेट के लिए क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। इसके बाद हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने बात की थी लिस्ट के बारे में, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। और आज जो हम शुरुआत करेंगे जिस पॉइंट से, वो होने वाला है थर्ड पॉइंट विद इन द लेजिस्लेटिव रिलेशंस, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड जो एस्पेक्ट्स है सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस का, वो माना जाता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट्स फील्ड। मतलब पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, स्टेट फील्ड में यानी कि स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर जाके भी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हमें देखने को मिलती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन पावर है। 7 शेड्यूल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। 3 लिस्ट देखने को मिलती है, उसके अंदर क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन है। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन कब है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल सिचुएशंस में हम बोल सकते हैं। बट कई बार क्या चीज़ें हो जाती है, एब नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जो कि नॉर्मल सिचुएशंस नहीं होती है। तब क्या होता है, ये स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉडिफाई की जाती है या फिर सस्पेंड की जाती है। ये जो स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, इसको क्या किया जाता है, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, सिचुएशंस के अंदर इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है कई बार, और कई बार क्या किया जाता है, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ऑलराइट,
इन द अदर वर्ड अगर हम बोलना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, टू मेक द लॉज ऑन एनी मैटर इनोमरेटेड इन द स्टेट लीज अंडर द फॉलोइंग 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये 5 सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है कि वो स्टेट फील्ड में भी एंटर होकर लॉ बना सकता है। कब, एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो। नॉर्मल सिचुएशन तो सब अपने डोमेन में ही काम करेंगे, स्टेट अपने डोमेन में, सेंटर अपने डोमेन में, कॉन्करेंट में, दोनों मिलके काम करेंगे। बट जब सिचुएशन एब नॉर्मल होगी, और वो एब नॉर्मल सिचुएशंस कौन सी होगी, ये 5 सिचुएशंस होगी जब क्या है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट की फील्ड में, यानी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर भी जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें भी क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। क्लियर है। अब वो सिचुएशंस क्या है हम देखते हैं। फर्स्टली है व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशंस। क्या होता है, जनरली राज्यसभा है, इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। और यहाँ पे जितने भी एमपीज़ हैं वो कौन है, स्टेट्स जो हैं उनके एमएलएस चूज़ करते हैं। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है राज्यसभा, सेंटर में। तो राज्यसभा अगर क्या करती है, उसको लगता है कि नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट में, तो क्या करती है, पार्लियामेंट हो गया, लॉ बनाती है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी क्या है, कहीं ना कहीं एक टाइप का लॉज है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में बनाया गया था। और टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट की पावर भी देखने को मिलती थी, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सब स्टेट के टैक्स थे। पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जीएसटी, सारे टैक्स को क्या किया, सब्ज्यूम किया, एक्सेप्ट 2-3 टैक्सेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल है। तो राज्यसभा क्या करती है, अगर स्पेशल रिजोल्यूशंस के थ्रू राज्यसभा क्या करें, पास करती है रिजोल्यूशन विद द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी इज़ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द राज्यसभा। ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अगर जो हैं क्या है, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है, तो क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट फील्ड के ऊपर भी लॉ बनाया जा सकता है। और ये रिजोल्यूशंस के थ्रू जो लॉ बनाया गया है वो 1 ईयर तक क्या रहता है, रिमेंबर 1 ईयर तक एनफोर्स में रहता है। और ये 1 ईयर का ड्यूरेशन है, इसको रिन्यू भी किया जा सकता है नंबर ऑफ टाइम, बट नॉट एग्जिस्टिंग 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब 1 साल में पहली चीज़ क्या है, जो भी लॉ बनाया जाएगा राज्यसभा के द्वारा, ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू रेजोल्यूशन पास करके स्टेट फील्ड में वो 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। और 1 ईयर के ड्यूरेशंस में क्या किया जा सकता है, उसको रिन्यू किया जा सकता है। बट 1 ईयर से ज़्यादा 1 टाइम में रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इट कैन बी रिन्यू एनी नंबर ऑफ टाइम बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। क्लियर। ये जो लॉ होगा, द लॉ केस टू हैव इफेक्ट हो गया ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रिजोल्यूशन हैज सीजेस टू बी नो। 1 ईयर्स तक का फॉर एग्जांपल राज्यसभा ने आज क्या किया, कोई रिजोल्यूशंस पास किया स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू, मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू क्या किया, राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू स्टेट फील्ड के ऊपर रिजोल्यूशन पास किया, उस पर लॉ बना, वो 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही 1 ईयर ख़त्म हुआ, अगर वापस से उसको रिन्यू नहीं किया गया तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर वो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि लॉ जो होगा वो सीजेस टू बी इन अ फोर्स, यानी कि लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा 6 मंथ तक अगर उसको वापस से रिन्यू नहीं किया गया तो। क्लियर है। और ये प्रोविज़न हमको देखने को मिलता है कि डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज ऑन द सेम मैटर। अगेन सेम मैटर पे स्टेट जो है ना वो भी लॉ बना सकता है। राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट अपने ही सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना, वो भी बना सकता है। बट इन केस ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द पार्लियामेंट्री लॉ, द पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल हो गया। अगेन सेंटर के लॉ जो होंगे, पार्लियामेंट के लॉ होंगे, क्या होंगे, प्रिवेल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको। देखिए फर्स्ट पॉइंट ब्रीफ में अगर हम बात करें तो देखिए राज्यसभा को ऐसा लगता है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई स्टेट का ऐसा फील्ड है जिस पे लॉ बनाना इंपॉर्टेंट है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी है, इससे रिजोल्यूशन पास कर सकती है और स्टेट फील्ड के ऊपर लॉ बना सकती है। ऐसा लॉ जैसे ही बनाया गया तो 1 ईयर तक क्या होगा, वो एनफोर्स में होगा। 1 ईयर ख़त्म हुए उसके बाद अगेन उसको रिन्यू किया जा सकता है नेक्स्ट 1 ईयर्स के लिए। 1 ईयर एंड हुआ, अगेन उसको रिन्यू किया जा सकता है 1 ईयर्स के लिए। ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम तक किया जा सकता है, बट एट अ टाइम 1 ईयर के लिए ही एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट थिंग्स, अगर 1 ईयर्स तक वो लॉ रहता है, उसको रिन्यू नहीं किया जाता अगेन, तो ये 1 ईयर्स एंड हुआ, इसके 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा, वो लॉ जो होगा वो सीजेस टू बी इन फोर्स, यानी कि वो लॉ जो है ना खारिज हो जाएगा अगर उसको 6 मंथ्स के अंदर रिन्यू नहीं किया गया 1 ईयर एंड होने के बाद। यहाँ से
1 ईयर एंड होने के बाद 6 मंथ तक उसको रिन्यू नहीं किया गया 1 ईयर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, सीजेस टू बी इन ऑपरेशंस। और इसके ऊपर अब ये जो सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है राज्यसभा ने, इस पे ऐसा नहीं है स्टेट नहीं बना सकता लॉ, स्टेट भी बना सकता है, बट दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाएगा तो पार्लियामेंट का लॉ जो होगा वो राज्यसभा का लॉ होगा वो प्रिवेल होगा। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट सिचुएशंस देखने को मिलती है जब क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट जो है ना वो लेजिस्लेट कर सकती है ऑन द स्टेट फील्ड। सेकेंड सिचुएशंस की बात करें ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, हम सभी को पता है कि द पार्लियामेंट हो गया एक्वायर द पावर टू द लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स और द मैटर इन द स्टेट लिस्ट वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशंस। नेशनल इमरजेंसी की हम बात करें, आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी 3 सिचुएशंस के अंदर लगाई जा सकती है जनरली। एक तो वॉर है, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशंस है और आर्म रिबिलियन। ये 3 सिचुएशंस के अंदर अंडर आर्टिकल 352 जो नेशनल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकती है। एंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स की पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है और पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट एज वेल and the law become the inoperative on the expiration of a 6 month after the emergency has ceases to operations। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी तो ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है यहाँ तक, क्लियर। अब ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या कर दी जाती है, एबॉलिश कर दी जाती। यहाँ से 6 मंथ तक जो भी लॉज होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। 6 मंथ जैसे ही एंड होते हैं तो ये लॉज जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, यानी कि वो परमानेंट लॉज नहीं होंगे। ओनली नेशनल इमरजेंसी के एंड होने के 6 मंथ तक ही रहने वाले हैं ये लॉज, इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, एक्सपायरी हो जाएंगे आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ बीन सीजेस टू ऑपरेशंस। क्लियर, तो ये भी क्या है, टेम्पररी लॉज हैं जस्ट लाइक फर्स्ट वन। सेकेंड, हियर ऑल्सो द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज ऑन द सेम मैटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अगेन स्टेट लेजिस्लेचर्स भी क्या कर सकती है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, बट दोनों के अगर रिपग्नेंसी देखने को मिलेगी दोनों के बीच में तो अगेन क्या होगा, पार्लियामेंट का लॉज जो है वो प्रिवेल होगा। तो ये सेकेंड पोजीशंस यानी सेकेंड सिचुएशंस देखने को मिलती है नेशनल इमरजेंसी की। थर्ड सिचुएशन व्हेन द स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट। अब क्या करते हैं, कुछ स्टेट जो होते हैं वो रिक्वेस्ट भी करते हैं किसको, पार्लियामेंट को, यानी कि हम बोल सकते हैं व्हेन 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो क्या करें, रिक्वेस्ट करते हैं, स्टेट जो है वो पास करते हैं रिजोल्यूशन, रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को टू इनेक्ट अ लॉ। ये स्टेट क्या कहते हैं, 2 और द मोर स्टेट जो हैं वो रिजोल्यूशन पास करते हैं कि पार्लियामेंट के लिए, कि भाई पार्लियामेंट हो गया टू इनेक्ट द लॉ ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। इन स्टेट्स के लिए जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके स्टेट फील्ड में जो भी लॉज हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करें, हमारे इन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएं, ऐसा बोल रहे हैं। देन द पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बना सकती है लॉ फॉर रेगुलेटिंग द मैटर। इसी मैटर पे फिर पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। जब दो या उससे ज़्यादा स्टेट जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को स्टेट की फील्ड के अंदर यानी कि स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, तब पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। और इसके द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो अप्लाइज होता है ओनली फॉर दीज स्टेट हो गया who have passes the resolution हो गया for requesting the parliament to make the laws। इन्हीं स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, सारे स्टेट के लिए नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं स्टेट ने क्या किए, रिक्वेस्ट किए, तो लॉ भी किन के लिए होगा, इन्हीं स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। However, remember any other state may adopt it afterward हो गया बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन टू इफेक्ट हो गया इन इट्स लेजिस्लेचर। अदर स्टेट है वो भी क्या है, रिजोल्यूशन पास करके यही जो लॉ बनाया गया उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इनिशियली इनके लिए तो होगा। And remember, such a law can be amended or the repeal only by the parliament or not by the legislatures of the concerned state। जो laws बनाए जाएंगे वो सिर्फ किसके द्वारा अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही लेजिस्लेट किए जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद द इफेक्ट ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर द अबोव प्रोविजन इज दैट the parliament become the entitled to legislate हो गया with respect to a matter for which it has no power हो गया to make a law। On the other hand, the state legislature ceases to have the power to make a law हो गया with respect to that matter। The resolution operates हो गया as a abdication or the surrender of a power of a state legislature with respect to the matter parliament। मतलब जिस सब्जेक्ट के ऊपर रिक्वेस्ट की गई 2 या मोर स्टेट्स के द्वारा, ये जो सब्जेक्ट मैटर होगा स्टेट का वो हमेशा के लिए परमानेंटली क्या हो जाता है, पार्लियामेंट के पास सरेंडर कर दिया जाता है इन्हीं स्टेट के लिए जिन्होंने पास किया रेजोल्यूशन। और इस पर ये लोग अगेन लॉ नहीं बना सकते, वो
वो जो पावर है कहीं ना कहीं किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है, इन्हीं स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए नहीं, रिमेंबर, और परमानेंटली सरेंडर कर दिया गया। इस तरीके से इस पावर को कंसिडर किया जाता है, एंटायरली पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है ये चीज़ें। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल की बात करें कि सम एग्जांपल ऑफ द लॉ पास अंडर द अबो प्रोविज़न, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसके अंदर क्या हुआ, स्टेट ने रिक्वेस्ट की और यहाँ पे लॉज बनाए गए, जैसे कि प्राइस कंपटीशन एक्ट है 1955 का, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974 है, देन अर्बन लैंड सीलिंग एंड द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1976 है। ये कुछ एक्ट है जो कहीं ना कहीं क्या स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की थी और पार्लियामेंट ने बनाए थे, और ये सब्जेक्ट हैं उन स्टेट्स के लिए हमेशा के लिए पार्लियामेंट के पास क्या हो गए, सीजर देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ऑलराइट। तो ये थर्ड सिचुएशन थी जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई पार्लियामेंट जो है वो है स्टेट फील्ड में भी जाके लॉ बना सकता है। फर्स्ट व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, सेकंड इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, थर्ड व्हेन टू और मोर द स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन टू रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट हो गया ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। तब फोर्थ सिचुएशंस क्या देखने को मिलती है, टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बात की जाती है कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है ऑन द एनी मैटर ऑफ अ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के कोई भी स्टेट लिस्ट में भले वो मैटर लिखा हो, बट अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की लिस्ट में से भी क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, कोई भी एग्रीमेंट है या कन्वेंशन है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोविज़न इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड द कमिटमेंट। आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी भी यही बात करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जो कि पीसफुल होने चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, कन्वेंशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट बीच में आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकता है। रिमेंबर दिस थिंग्स। कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम, जैसे कि बात करें यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटी एक्ट है 1947 का, ये भी इसी से रिलेटेड बात करता है। फिर आता है जेनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1960, ये भी इसी से रिलेटेड बात करता है। एंटी हाईजैकिंग एक्ट है 1982, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट के डोमेन के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आता था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर आता था, कहीं ना कहीं स्टेट डोमेन से रिलेटेड था, तो उसमें क्या है, पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं। तो ये 4 सिचुएशंस देखने को मिलती है जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट फील्ड में या स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम, लास्ट सिचुएशंस क्या हो सकती है ऐसी, तो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। हम सभी को पता है प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, अंडर आर्टिकल 356। यहाँ क्या देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट्स रूल्स के दौरान व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज हो गया इन द पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, तो पार्लियामेंट जो है ना बिकम एम्पावर हो गया टू मेक द लॉज। द पार्लियामेंट बिकम एम्पावर हो गया टू मेक द लॉज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट with respect to any matter in the state list in the relation to that state, or a law made so by the parliament continue to be operation even after the president rule. This means that the period for which such a law remains in a force is not a co-terminus with the durations of the president rule, but the such a law can be repealed or the alter reacting the state legislatures। मतलब जब प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होगा तब क्या है, पहली चीज़ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया वो कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर द विड्रोवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल। कब तक, जब तक कि वो पर्टिकुलर स्टेट हैं वो क्या नहीं करें, रिजोल्यूशन पास करें या बिल पास करके उस लॉ को स्ट्रक डाउन नहीं करें, तब तक क्या रहेगा, वो लॉ कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये क्या है, कुछ 5 सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एब नॉर्मल सिचुएशन, जब पार्लियामेंट जो है वो क्या है, स्टेट फील्ड या स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ पावर, जो कि है लेजिस्लेचर रिलेशंस के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, और फोर्थ पावर है हमारी क्या, तो वो है सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब सेंटर क्या कर सकता है, सेंट्रल कुछ ऐसे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं जिसके अंदर क्या है, सेंटर का कंट्रोल होता है ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं, तो सबसे पहला याद रखना है कि
पार्लियामेंट के पास पावर देखने को मिलती है तो लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। कुछ सिचुएशंस देखी हमने कि स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट डायरेक्टली बना सकती है अंडर द एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो गया या एब नॉर्मल सिचुएशंस या एक्सेप्शनल सिचुएशंस। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सेंटर को टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटर्स मैटर्स इन द फॉलोइंग वे। क्या क्या तरीके होते हैं जिसके थ्रू क्या है सेंटर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर डोमिनेट करता है। फर्स्ट देखने को मिलते हैं हमको आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201। ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई गवर्नर है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर है, जो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बैक एंड में। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये गवर्नर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जा सकता है। तो गवर्नर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कि स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने कोई भी लॉ पास किया तो गवर्नर उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट्स के लिए। और इट मस्ट बी नॉट हियर दैट द प्रेसिडेंट इंजॉय द एब्सोल्यूट वीटो ओवर द बिल, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो बिल को एब्सोल्यूट वीटो करने की पावर होती है, यानी कि खारिज करने की, रिजेक्ट करने की तक की पावर होती है। तो हम बोल सकते हैं आर्टिकल 200 एंड 201 के तहत क्या है, कहीं ना कहीं गवर्नर के थ्रू क्या कर रही है, सेंटर जो है अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही है गवर्नर और प्रेसिडेंट के थ्रू स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, कहीं ना कहीं स्टेट के बिल पे कंट्रोल करने, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो का सिस्टम देखने को मिल रहा है। सेकेंड प्रोविजंस की बात करते हैं आर्टिकल 304। ये क्या बात करता है कि स्टेट बिल इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स हो गया विद दैट ऑफ अ स्टेट और विद इन दैट स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट ओनली विद द प्रीवियस सेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी ऐसा बिल है जो कि क्या है, इंटर स्टेट या इवन इंट्रा स्टेट ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है, इन सब चीज़ों की फ्रीडम के ऊपर क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है या चेंजेस कर रहा है, तो ये बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर्स को क्या करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 304 बात करता है। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल का कंट्रोल देखने को मिल रहा है स्टेट्स के बिल पे कि भाई इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट कोई भी ऐसा बिल होता है जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटर कोर्सेज है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, इन सब चीज़ों को चेंजेस करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर होती है स्टेट को। और ये आर्टिकल 304 बात करता है जो कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी देखने को मिलती है, सेंट्रल का कंट्रोल देखने को मिलता है ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 क्या बात करता है, द सेंट्रल कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व द मनी बिल एंड द अदर फाइनेंशियल बिल पासेस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी कंटिन्यू होती है तो क्या किया जा सकता है, सेंटर जो है ना वो स्टेट्स के सारे बिल, स्टेट के सारे बिल, मोस्टली मनी से रिलेटेड बिल, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, स्टेट के ये सारे बिल जो है ना सेंटर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है कि भाई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशंस के बिना ये जो बिल हैं वो क्या है, पास नहीं किए जाएंगे, छूट नहीं दिए जाएंगे। ये सब फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 360 के तहत। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बताती है, सेंट्रल टेंडेंसी बताती है ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर। लास्ट आर्टिकल देखने को मिलता है हमें आर्टिकल 213। ये क्या बात करता है, द गवर्नर कैन मेक एन ऑर्डिनेंसेस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 213 क्या है, गवर्नर की पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने की। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्पररी लॉ। इसे हम बात करेंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, एक टाइप का टेम्पररी लॉ होता है जब एदर ऑफ द हाउस, वन हाउस या टू हाउस कोई भी सेशन में नहीं है, उस समय क्या है, गवर्नर एट द स्टेट लेवल अंडर आर्टिकल 213 एंड प्रेसिडेंट हो गया एट द यूनियन लेवल अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस जो है ना लॉ की तरह ही काम करते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी ड्यूरेशंस के लिए होते हैं। उसको बोलते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे जब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर की बात करेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस इशू किए जा सकते हैं गवर्नर्स के थ्रू अंडर आर्टिकल 213, जो कि कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल कंट्रोल की ही बात की जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि भाई इन सब चीज़ों से ये पता चल रही है चीज़ें हमें कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं जो सेंट्रल का कंट्रोल बताते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर। बट फिर भी
ये सारे प्रोविजंस के थ्रू हमें एक चीज़ें पता चलती है कि हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या है, थोड़ी पावरफुल देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और ये चीज़ें इसीलिए रखी गई क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, उसका काम है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करना। और ये मेंटेन करने के लिए उसको पावरफुल होना रिक्वायर है, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल है। पर जो मिसयूज़ होता है, ओवर यूज़ होता है, वो चीज़ें कर्टेल की जानी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 360 की बात करें, अननेसेसरी यूज़ होता है इसका आर्टिकल 360, या फिर हम बात करें आर्टिकल 360 नहीं होगा, आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल है। अननेसेसरी स्टेट को परेशान किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, मिसयूज़ है। बट अदर देन दैट बहुत से ऐसे प्रोविज़न जो कि राइट माने जाते हैं कहीं ना कहीं, किसके लिए, चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के लिए। तो ये क्या देखें हमने, चार प्रोविज़न देखें जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस को क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्टली हमने क्या देखा था, अगर हम वापस से एक बार रिकैप करें तो फर्स्टली हमने बात की थी टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंटर स्टेट लेजिस्लेशंस की बात की थी। देन हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देन आज हमने बात की पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द स्टेट फील्ड, कुछ 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर। इसके बाद बात की सेंटर्स का कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर्स थ्रू वेरियस आर्टिकल सच एज आर्टिकल 360, सच एज आर्टिकल 356, सच एज आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंसेस। ये कुछ आर्टिकल्स थे एंड आर्टिकल 200 एंड 201। इनके थ्रू क्या है कि सेंटर का कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। तो ये कुछ 4 डोमेन हैं जिसके अंदर हमने बात की लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसको कई बार एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी कहा जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर समझ में आई है, अंडरस्टैंडेबल है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले और अपना इंडिपेंडेंट डे हर्षोल्लास के साथ, हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट करिए। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए जय हिंद।